वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये टेस्ट है सी सेट के लिए। तो सी सेट के 5 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह टेस्ट नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सी सेट का होता है पेपर 2 और मेरिट बनती है पेपर 1 से, लेकिन 66 मार्क्स इसमें लाने हैं आपको 200 में से क्वालिफाइड करने के लिए, इसलिए सी सेट की प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज 6 जुलाई 2020 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र की किताब उतनी ही भारी है जितनी समाज शास्त्र की है। जैसे जैसे स्टेटमेंट में बोल रहा है वैसे वैसे माइंड में या फिर पेपर पेन लेकर बैठिएगा। देखिए, अर्थशास्त्र की किताब उतनी ही भारी है जितनी समाजशास्त्र की है। विज्ञान की किताब भूगोल की किताब से हल्की है, लेकिन इतनी हल्की नहीं जितनी इतिहास की किताब है। गणित की किताब समाजशास्त्र से भारी है, लेकिन इतनी भारी नहीं जितनी कानून की किताब है। और यह भी दिया है क्या क्या, समाजशास्त्र की किताब भूगोल की किताब के ऊपर रखी है और कानून की किताब लाल कवर में है। तो इस लाल कवर का उपयोग होगा या फिर समय बर्बादी के लिए दे रखा है, वो आगे पता चल जाएगा। उपरोक्त में सबसे, बताना क्या है, उपरोक्त में सबसे हल्की किताब के ऊपर कौन सी किताब रखी है। सबसे हल्की किताब है तो सबसे नीचे रखी होगी, उसके ऊपर कोई किताब रखी होगी तो बताना है। इनमें से अगर ये आंकड़े अपर्याप्त होंगे, ये तय नहीं किया जाएगा, तो इसका उत्तर होगा डी। तो चलिए बताइए क्या है इसका आंसर। देखिए स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से। अर्थशास्त्र की किताब उतनी ही भारी है जितनी समाज शास्त्र की है। तो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र एक ही रो में हो गए दोनों। अगली लाइन क्या है, विज्ञान विज्ञान की किताब भूगोल की किताब से हल्की है, लेकिन इतनी हल्की नहीं जितनी इतिहास की किताब है। इतनी हल्की नहीं जितनी इतिहास की किताब है। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसा लिखना शुरू कर दीजिए। भूगोल की किताब से हल्की है, विज्ञान की किताब भूगोल की किताब से हल्की है, तो भूगोल की किताब भारी हो गई, भूगोल की किताब ऊपर आ जाएगी। फिर विज्ञान की किताब जो है भूगोल के नीचे आ जाएगी। अगली लाइन क्या है, जो विज्ञान की किताब है वो भूगोल की किताब से हल्की है, लेकिन इतनी हल्की नहीं जितनी इतिहास की किताब है। यानी इतिहास की किताब, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, इतनी हल्की नहीं जितनी इतिहास की किताब है। यानी इतिहास की किताब ज़्यादा हल्की है और विज्ञान की किताब भारी है। तो इतिहास को उसके नीचे लिखते चले जाइए जैसे जैसे बोल रहा है। तो सबसे ऊपर फिलहाल अर्थशास्त्र समाजशास्त्र है, भूगोल है, उसके नीचे विज्ञान है, विज्ञान के नीचे इतिहास है। अब अर्थशास्त्र समाजशास्त्र इन तीनों के ऊपर है या नहीं, अभी तक तो कुछ पता है नहीं, आगे देखते हैं। अगली लाइन है, गणित की किताब समाजशास्त्र से भारी है, लेकिन इतनी भारी नहीं जितनी कानून की किताब है। तो गणित की किताब को ऊपर कर दीजिए, गणित की किताब यहाँ आ जाएगी, इन सबसे ऊपर आ गई। गणित की किताब समाजशास्त्र से भारी हो गई, तो इनसे भारी होगी या नहीं तो अभी नहीं पता, वो आगे पता चलेगा अभी। तो देखिए, गणित की किताब समाजशास्त्र से भारी है, लेकिन इतनी भारी नहीं जितनी कानून की किताब है। तो कानून की किताब देखा जाए तो गणित से भी भारी हो गई, क्योंकि लाइन क्या कह रही है, लेकिन इतनी भारी, भारी है लेकिन इतनी भारी नहीं जितनी कानून की किताब है। तो कानून की किताब आ जाएगी सबसे ऊपर अभी तक तो। अब यह भी दिया है, क्या दिया है, यह भी दिया है कि समाजशास्त्र की किताब भूगोल की किताब के ऊपर रखी है। तो समाजशास्त्र अर्थशास्त्र कहाँ पर है, भूगोल की किताब के ऊपर। देखिए अभी तक पता नहीं था कि इन तीनों के ऊपर ये आएगा नहीं, लेकिन अब पता चल गया, अब कंठस्थ हो गया। तो ये जो हमने सीक्वेंस बनाया था बिल्कुल सही है। आगे है, कानून की किताब लाल कवर में है। अब कानून की किताब तो सबसे ऊपर है, अब लाल कवर में हो या ना हो हमें क्या मतलब, हमको तो अपना आंसर निकालने से मतलब है, उसका कोई औचित्य है भी नहीं आगे। अब बताना है कि उपरोक्त में से सबसे हल्की किताब के ऊपर कौन सी किताब रखी है। तो सबसे हल्की, सबसे नीचे इतिहास की किताब है, इतिहास के ऊपर विज्ञान की किताब है। तो अपना सबसे हल्की किताब इतिहास की, लेकिन पूछा गया सबसे हल्की किताब के ऊपर कौन सी किताब रखी है। तो सबसे हल्की किताब के ऊपर रखी है विज्ञान की किताब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सीक्वेंस पता चला, सबसे ऊपर कानून, उसके नीचे गणित, गणित के नीचे रखा है अर्थशास्त्र समाजशास्त्र, उसके नीचे भूगोल की किताब रखी है, उसके नीचे विज्ञान की, और सबसे हल्की सबसे नीचे रखी है इतिहास की किताब। तो ये बना सीक्वेंस। देखिए कानून की किताब लाल कवर में सबसे ऊपर है, वो लाल कवर में हो या पीले कवर में, उससे कोई मतलब नहीं था इस प्रश्न का। गणित उसके नीचे आ गई, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र उसके नीचे, फिर भूगोल, फिर विज्ञान, फिर इतिहास। अगर ये लाइन नहीं देते ना, ये जो लाइन है कि समाजशास्त्र की किताब भूगोल की किताब के ऊपर रखी है, तो इसका उत्तर होता आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता ना, इन तीनों का सीक्वेंस पता ही नहीं चलता इसके संदर्भ में।
क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 4 सहेलियां एक बैंक में काम करती हैं। किस में काम करती हैं? एक बैंक में काम करती हैं। कितनी सहेलियां? 4 सहेलियां, जिनके नाम हैं रोली, मोली, डोली और कोली। अब यहाँ से शुरू हो जाइए। डोली सोमवार और बुधवार को बैंक जाती है। कोली जिस दिन बैंक जाती है उस दिन शनिवार का दिन नहीं है। रोली अवकाश के दूसरे दिन बैंक जाती है, और जो मोली है वो बृहस्पतिवार और रविवार को बैंक नहीं जाती। अवकाश मंगलवार के दिन होता है। अवकाश का दिन भी पता चल गया, मंगलवार को होता है। जिस दिन मोली बैंक जाती है उस दिन कौन सा दिन होता है, बताइए। अब जैसा जैसा इसको बनाने के तरीके वही है। माइंड में बहुत इन चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी प्रैक्टिस कर लो। पेपर पेन की आवश्यकता होगी ही एक बार के लिए। तो चलिए जैसे जैसे बोल रहा लिखना शुरू कर दीजिए। 4 सहेलियां, सहेलियों के नाम है रोली, मोली, डोली और कोली। अब डोली को देखते हैं, पहले दिन लिख देते हैं ना, ऊपर से नीचे तक दिन लिख देते हैं। डोली सोमवार और बुधवार को बैंक जाती है, तो डोली को ही लिख देते हैं पहले। चलो डोली हो गई। डोली के सामने लिख दिया हमने सोमवार और बुधवार। तो डोली के सामने सोमवार बुधवार हो गया। अगली लाइन क्या है? कोली जिस दिन, ये लिखा है कोली जिस दिन बैंक जाती है उस दिन शनिवार का दिन नहीं है। अब बाकी के दिन इसके नीचे लिख दो। सोमवार बुधवार हो गया, फिर मंगल हो गया, फिर मंगल के बाद क्या गया? बुध ऊपर हो गया, बृहस्पति कर देते हैं, फिर क्या कर देते हैं? शुक्र कर देते हैं, फिर क्या करते हैं? शनि कर देते हैं, फिर क्या कर देते हैं? रवि कर देते हैं। तो चलिए क्या थी अगली लाइन? कोली जिस दिन बैंक जाती है उस दिन शनिवार का दिन नहीं है, तो शनिवार को तो कोली जाएगी नहीं, और कौन जाएगा वो आगे पता चलेगा। रोली अवकाश के दूसरे दिन बैंक जाती है। अब देखिए यहाँ तक तो कुछ बन नहीं सकता, लेकिन को अवकाश वाला दिन पता करना है। तो रोली अवकाश के दूसरे दिन बैंक जाती है, तो यानी रोली मंगलवार के दूसरा अगला दिन तो बुधवार है। बुधवार को तो डोली जा रही है ना, बुधवार और सोमवार को, तो वो तो होगा नहीं। तो अवकाश का दूसरा दिन क्या होगा? अवकाश मंगलवार का है, तो अगला दिन हो जाएगा बुध, और फिर उसका अगला दिन हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो कोली जो है वो बृहस्पतिवार को जाती है। बृहस्पतिवार को कोली जाती है। मोली बृहस्पतिवार और रविवार को नहीं जाती है, तो ये बता रखा है इन्होंने। अब मोली बृहस्पतिवार और रविवार को नहीं जाती है, तो कब जाती होगी फिर मोली? शनिवार को जाती होगी। अगला क्या है? अवकाश मंगलवार के दिन होता है, तो हमें पता चल गया। जिस दिन मोली बैंक जाती है उस दिन कौन सा दिन होता है? तो शनिवार का होता है दिन, उस दिन मोली जिस दिन जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए उसकी स्पेस की कमी के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन सुनाई तो दिया होगा ना। चलिए तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। पहला स्टेटमेंट क्या है? डोली सोमवार और बुधवार को बैंक जाती है, तो डोली चलिए सोमवार बुधवार के सामने आ गई। अब अगली लाइन क्या है? अवकाश, ऐसा नहीं है आप सीक्वेंस से पढ़ो, जहाँ आपको क्लू मिल रहा है वहाँ से निकालो। अवकाश मंगलवार के दिन होता है, तो मंगलवार को हमने अवकाश कर दिया। अब एक अवकाश वाले दिन से हमें क्लू निकल रहा था। क्लू क्या था वो? कि कोली जिस दिन बैंक जाती है उस दिन शनिवार का दिन नहीं है। तो कोली जिस दिन बैंक जाती है उस दिन शनिवार के दिन, शनिवार के सामने अब कोली नहीं आ सकती। अगला क्या है? रोली अवकाश के दूसरे दिन बैंक जाती है। रोली अवकाश के दूसरे दिन बैंक जाती है। अवकाश किस दिन है? मंगलवार को है। मंगलवार का पहला दिन क्या हो गया? बृहस्पतिवार, और दूसरा मंगलवार का पहला दिन बुधवार हो गया, और उसका अगला दिन क्या हो गया? बृहस्पतिवार। तो कोली बृहस्पतिवार आ गया। फिर क्या था अगला? रोली अवकाश के दूसरे दिन बैंक जाती है, सही है। मोली बृहस्पतिवार और रविवार को नहीं जाती है, तो मंगलवार को अवकाश पता चल गया है। मोली बृहस्पतिवार और रविवार को नहीं जाती है, यानी रविवार को कोई नहीं जाता। तो मोली किस दिन जाती है? शनिवार को जाती है। तो चारों के चारों तो हो गए। तो जिस दिन मोली बैंक जाती है उस दिन कौन सा दिन है? तो उस दिन शनिवार का दिन है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि समय बचा सको अपना एग्ज़ाम हॉल में। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न है, 5 मित्र सूरज की ओर मुँह करके एक कतार में खड़े हैं। अब आपको पता होना चाहिए सूरज कौन सी दिशा से निकलता है। धीरज कतार में एक छोर पर खड़ा है, नीरज कतार के दूसरे छोर पर नहीं खड़ा है। पंकज अनिल के दाईं ओर खड़ा है। पंकज अनिल के दाईं ओर खड़ा है, और जो अनिल है वो धीरज, अनिल जो है वो धीरज का पड़ोसी नहीं है। मनोज अनिल के दाहिनी ओर दूसरे पायदान पर खड़ा है। यदि ये सभी सभी लोग अपने वामाव्रत घूम जाएं, यदि ये सभी लोग अपने वामाव्रत
ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। वामाव्रत घूम जाएं तो पंक्ति में दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है? मान लीजिए ये सूरज किधर से निकलता है, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो इधर से निकलता है ना सूरज, इस तरफ निकलता है, तो ये ऐसे कतार में खड़े होंगे इस तरफ, ऐसे तो मुँह करके खड़े होंगे ना इस तरफ को। अब ये वामाव्रत मान लीजिए कोई सूरज की तरफ इधर खड़ा है, उसको वामाव्रत घूमना है तो वो ऐसे घूम जाएगा, इस तरह से घूम जाएगा ना, तो उसकी पीठ किधर की तरफ हो जाएगी? दक्षिण की तरफ हो जाएगी। अब ये पीठ उसकी कहाँ पे? पश्चिम की तरफ है। और दक्षिणाव्रत घूमेगा तो इधर हो जाएगा, तो उसकी पीठ उत्तर की तरफ हो जाएगी, मुंह दक्षिण की तरफ हो जाएगा, ऐसे तो घूमेगा ना। तो चलिए जैसे जैसे बोल रहा है बनाइए। 5 मित्र हैं, धीरज इस तरह से, ये 1 2 3 4 5, इधर को इन सब का मुँह जो है इस दिशा को करना है, क्योंकि इधर होता है ईस्ट यानी पूरब। तो नीरज कतार के एक छोर पर नहीं खड़ा है, ऊपर से देखते हैं। धीरज कतार में एक छोर पर खड़ा है, तो कतार के एक छोर पर, चलिए ऊपर सबसे कर देते हैं धीरज को सबसे ऊपर कर देते हैं। धीरज कतार के एक छोर पर खड़ा है, नीरज कतार के किसी एक छोर पर नहीं खड़ा है। तो नीरज कतार के इधर तो होगा नहीं नीरज, इन तीनों में से कहीं हो जाए नीरज। अगला देखते हैं, पंकज अनिल के दाईं ओर खड़ा है। पंकज अनिल के दाईं ओर खड़ा है, तो अनिल को कर देते हैं यहाँ पर और पंकज को कर देते हैं यहाँ पर। पंकज अनिल के दाईं ओर खड़ा है, तो अनिल ये हो गया, पंकज ये हो गया, धीरज सबसे ऊपर हो गया। अगला क्या है? अगले एक लाइन देखिए, है धीरज। अनिल जो है ना, अनिल वो धीरज का पड़ोसी नहीं है, तो अनिल यहाँ पर है, धीरज ऊपर है और बीच में एक डैश खाली है, तो अनिल धीरज का पड़ोसी नहीं है। तो ठीक है, हमने तुक्का सही मार दिया। अगला देखते हैं, मनोज अनिल के दाहिनी ओर दूसरे पायदान पर है। तो अनिल ये है, इसका दाहिना और इस साइड होगा ना, इस साइड बायां इधर होगा। तो पहला पायदान पर पंकज है और दूसरे पायदान पर यहाँ हो जाएगा मनोज, यहाँ आ जाएगा। अब एक लाइन बची, एक मित्र बचा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नीरज आ जाएगा, नीरज आ जाएगा ना। यदि ये सभी लोग अपने वामव्रत घूम जाएं तो पंक्ति में दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है? तो देखिए ये लाइन थी ना, अभी तक तो पूरब की तरफ खड़े थे, कितने हो गए? 4 हो गए, 5। तो नीरज आ गया यहाँ पर और पंकज है यहाँ पर और अनिल है यहाँ पर, मनोज है यहाँ पर, धीरज है यहाँ पर। तो अब इनको अभी फ़िलहाल इस तरफ मुँह करके खड़े हैं, तो इनको वामव्रत घूमना है ना। देखिए वामव्रत तो ऐसे हो जाएगा, और अगर बोलते दक्षिणाव्रत कैसे हो जाएगा? ऐसे नीचे को हो जाएगा। तो वामव्रत यानी इनका बायां हाथ इधर होगा ना, तो अब ये इधर की तरफ चले गए, तो ये तो समय बर्बाद करने वाली बात हो गई ना। अब ये वामव्रत घूम जाएं या फिर ये ऐसे ही रहें। हाँ, दक्षिणाव्रत में कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, लेकिन वामव्रत में तो सही है। अब बताना क्या है, वामव्रत घूम जाएं तो पंक्ति में दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है? देखिए वामव्रत अगर घूमेंगे तो ऊपर से सीक्वेंस चलता है, ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से अगर नीचे देखा जाए तो सबसे ऊपर धीरज, धीरज के नीचे कौन खड़ा है? मनोज ही तो खड़ा है, क्योंकि नीरज तो सबसे लास्ट में, तो मनोज हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए यह है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अब ये फिलहाल इस तरह मुँह करके खड़े हैं जैसे ये खड़े हैं। धीरज यहाँ खड़ा है, मैंने मनोज नीचे बोला था क्या? देखिए नीरज कतार में, कतार के दूसरे छोर पर नहीं खड़ा, हाँ सही था हमारा। तो धीरज, नीरज, एंड में मनोज ऊपर कर दिया, लेकिन वो नहीं है, पंकज मनोज। तो देखिए धीरज सबसे एक कतार में खड़ा है और अनिल के दाहिनी तरफ था क्या? अनिल के दाहिनी ओर पंकज था, और एक लाइन उसमें ये थी कि जो अनिल है वो धीरज का पड़ोसी नहीं है, तो अपना सही था। और नीरज के लिए तो था कि नीरज कतार में किसी एक कोने पर नहीं है, तो कोने पर नहीं होगा तो यही जगह बची नीरज की, धीरज के बगल में, और मनोज हो गया सबसे लास्ट में। अब इनको वामव्रत घूमना है तो इस तरफ घूमना है, इस तरफ घूमेंगे तो इनका मुंह कहाँ हो जाएगा? नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। नॉर्थ की तरफ हो जाएगा तो सबसे ऊपर धीरज होगा, धीरज के बाद क्या हो जाएगा? नीरज आ जाएगा। तो सॉरी मनोज बोल दिया है मैंने, तो नीरज इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो स्पेस की कमी है ना, चलिए डी है नीरज। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित आकृति में आपको त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं? बताइए कितने त्रिभुज है। देखिए इसमें कितने त्रिभुज इस आकृति में? एक ही तो त्रिभुज है। अगर इसमें बीच से एक रेखा खींच देता हूँ मैं, तो कितने हो गए? चलिए अब कर दे, साफ दिखता है। अब बताइए कितने हो गए? अभी तक एक था, एक लाइन से कितने आ गए? तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2, एक ये पूरा भी तो हो गया, तो एक लाइन खींच के 3 आ रहे हैं। तो इसमें कितने बन रहे हैं? 1 2 और एक पूरा 3 बन रहा है ना। अच्छा, इस तरह से जो आकृति होती है, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, अब ये, इसमें क्या होता है, इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4, उनका डबल कर देते हैं। डबल करने के लिए 200 गुणा कर दो, तो 8 होता है इस तरह की आकृति में। अगर बीच से ऐसे कर दिया तो फिर काउंट करिए, फिर जो भी आएगा उसका डबल कर दो, उतने त्रिभुज होंगे।
तो 1 2 3 4 5 6 काउंट करके इनको डबल कर दो तो कितने हो गए, 12 त्रिभुज हो गए इसमें। लेकिन एक आकृति ये भी तो है, ये भी तो निकल गई ना एक्स्ट्रा। अब इसमें कितने बन रहे थे शुरू में बताया था, एक ये हो गया, दो ये हो गया, एक पूरा ये हो गया, तीन। तो 12 3 कितने हो गए, 15 हो गए। 12 और 3 कितने हो गए, 15 हो गए। अब इसके अलावा कुछ और बन रहा है क्या इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितने हो गए, 15 हो गए। 12 और 3 कितने हो गए, 15 हो गए। इसके अलावा कुछ और बन रहा है क्या, बताइए। देखिए बन रहा है, एक ये बन रही है, ये भी तो बन रहा है ना, 14 हो गए। हाँ 15, ये 16 हो गए, और ये कितने हो गए, 17। इसके अलावा तो थोड़ी बन रहा है कोई, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 13 14, और ये 15, और ये एक ये पूरा 16, और एक ये 17। इसके अलावा कोई बन रहा है क्या, नहीं कोई नहीं बन रहा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक शर्ट का विक्रय मूल्य 1750 रुपये है, दुकानदार इस पर 25% की छूट दे रहा है। उपभोक्ता ने पाया कि उसे यूपीआई से भुगतान करने पर कुछ छूट मिल रही है। उपभोक्ता ने इस शर्ट का अंतिम भुगतान यूपीआई से कर दिया और जिससे उसको 7% की अतिरिक्त छूट मिल गई। अब यह शर्ट उसे कितने रुपए की पड़ी है, बताइए। ध्यान से एक एक लाइन सुनिए और सुनने के बाद इसका उत्तर दीजिए, नीचे आंसर भी लिखा है। देखिए एक शर्ट का विक्रय मूल्य 1750 रुपये और दुकानदार उसको दे कितने की रहा है, 25% की छूट दे रहा है। देखिए ऑलरेडी दुकानदार क्या कह रहा है, 1750 रुपये की शर्ट को 25% की छूट दे रहा है उस पर। तो 1750 का 25% निकाल लो उल्टा करके। आप 25 से निकालोगे, 25 भी निकाल सकते हो, फिर जो भी आएगा फिर इसमें से घटाना पड़ेगा, इसलिए सीधा 75 से इंटू करके कर दो। तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और इससे ये कट के आ जाएगा 13 13, और ये गए 4 4, और इधर 12, तो कितना हो गया ये 12.5। तो कितना हो गया, चलिए ये निकला कितना, 1312, 1312.5 आया। यानी दुकानदार जो उसको, जो शर्ट थी 1750 रुपये की, दुकानदार उसको करके दे रहा है कितने की, 1312.5 रुपये की दे रहा है। अब यूपीआई से भुगतान करने पर उसको 7% की अतिरिक्त छूट मिलती है, तो 7% और निकाल दो इसका, फिर कितना आ जाएगा, जो भी आएगा वो आएगा क्या, वही इसका आंसर होगा। तो 13,312.5 का 7% कितना होगा, जितना भी होगा ना उसको आप माइनस कर दोगे 1312.5, फिर उत्तर क्या आ जाएगा, 1220.6 रुपये। कितना आ जाएगा, 1220.6 रुपये आ जाएगा। तो ये शर्ट कितने की पड़ेगी उसको, उपभोक्ता को 1220.6 रुपये की पड़ेगी, 1220.6 रुपये की शर्ट पड़ेगी। देखिए शर्ट को दुकानदार 1750 में 25% की छूट तो ऑलरेडी दे रहा है ना, उसके बाद उसको अतिरिक्त छूट 7% की मिल रही है। अब इसको ये मत कर देना आपके 25% प्लस 7% 32 करके, क्योंकि ऑलरेडी दुकानदार ने क्या कर रखी है, 1750 रुपये की जो शर्ट है वो 25% की छूट वो ऑलरेडी उसको दे रहा है ऑलरेडी। अब उपभोक्ता ने पाया कि यूपीआई से अगर वो भुगतान करता है तो 7% की छूट, तो जो टोटल होगा वो 1750 का 25% निकाल के जो है ना वो 1312.5 इस पर मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1220.6 रुपये की शर्ट पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। एक व्यक्ति 15 दिन में 80 चटाइयाँ बुन रहा है, यदि वह 52 दिन में 277 चटाइयों को बुन देता है तो वह 3 दिन में कितनी चटाइयाँ बुन रहा है, बताइए। देखिए सिंपल सा फंडा है, 15 दिन में उसने 80 चटाइयाँ बुन दी और 52 दिन में बुन दी कितनी, 277 चटाइयाँ। यानी वो 30 दिन में कितनी चटाइयों को बुन रहा है, पर देखा जाए तो 160 चटाइयाँ बुन रहा है। इसी तरह से सीक्वेंस में पूछ रहा है सीधे सीधे, और कोई रॉकेट मैथ तो है नहीं इसमें। वह 3 दिन में कितनी चटाइयाँ बुन रहा है, तो इस तरह को इसको इस तरह से निकाल दीजिए, 3 को कर दीजिए 80 चटाइयाँ बुन रहा है ना, तो 3 की गुणा 80 से कर दीजिए और भाग दे दीजिए किससे, 15। यही आसान सी ट्रिक है इसको निकालने की, जो भी आएगा वो उत्तर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा।
यही तो फंडा है ना। देखिए 15 चटाइयाँ, 15 दिन में 80 चटाइयाँ बुन रहा है, यानी 30 दिन में कितनी बुन देगा, डबल 160 बुन देगा। तो यही पूछा है इसने 52 दिन में कितनी बुन रहा है, तो 52 दिन में 277 बुन रहा है। जो रूल 52 को 277 और 15 को 80 पर कर रहा है, वही 3 को किस पर कर रहा है, 16 पर। इस तरह से निकलेगा। अगर आप 52 52 इंटू 80 और भाग 15 करोगे तो कितना आएगा, 277 आएगा। इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक यही है। तो 3 दिन टोटल, पहले कितनी चटाइयाँ थी, 80 चटाइयाँ थी जो मूल चटाइयाँ थी, और कितने दिन लग रहे थे, 15 दिन लग रहे थे। तो इसको कर दो, जो भी कटपिट कर आएगा वो होंगी नई चटाइयाँ, मतलब 16 चटाइयाँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, इस तरह से सवाल आता है तो ऐसे करना। समय बचाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। एक कक्षा में 78 विद्यार्थी हैं, जिनमें माया जो है प्रारंभ से 32वें स्थान पर है और सीमा 39वें स्थान पर है। यदि इन दोनों की स्थिति को पलट दिया जाए तो अंत से सीमा का स्थान क्या होगा। देखिए अभी माया प्रारंभ से 32 है और सीमा है 39, और क्या कह रहा है, यदि इनकी स्थितियों को पलट दिया जाए तो सीमा अभी 39 पे है, इनकी स्थिति पलट दो, फिर सीमा को कर दो 32 पर और माया को कर दो कितना, 39 पर। पूछा किसके बारे में, अंत से सीमा के बारे में पूछा। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 78 हैं, यानी यदि इसकी इनकी स्थितियों को पलट दिया जाए तो 78 में से कर दो -78, 78 माइनस 32 कर दो, सीमा की स्थिति बतानी है, कितना आ जाएगा, 46 ही तो आ जाएगा ना। तो 46 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। एक 24 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है। ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 24 मीटर बढ़ा दी जाए, यदि इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 24 मीटर बढ़ाकर जो है 37 मीटर कर दी जाए तो इसे पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। देखिए बहुत सारे नंबर क्वेश्चन में दे रखे होते हैं अधिकतर, जैसे कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 155 किलोमीटर की स्पीड है, तो उनका आधों का तो औचित्य निकलता ही नहीं कोई, वो ऐसे ही दे रखे होते हैं समय बर्बाद करने के लिए। अपना मुद्दा किसके ऊपर है, अपना मुद्दा यहाँ इसके ऊपर है कि 24 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 24 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और 12 सेकंड में रेलगाड़ी पार कर रही है 24 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और उसकी स्पीड है 155 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे ये बोल रहा है यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 24 मीटर से बढ़ाकर कितनी कर दी जाए, 37 मीटर कर दी जाए, तो रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। देखिए सिंपल सा फंडा है, 24 और 12 का ये मान पूछ रहा है यहाँ पर, तो 12 37 में यही मान आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। 24 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 12 सेकंड में पार कर दिया एक रेलगाड़ी ने, 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। तो इसको भी आप उस वाले फंडे से निकाल सकते हो जो भी बताया था। तो इसको कर दीजिए आप, क्या करोगे, 37 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है ना, तो 37 की गुणा कर दो किससे, 12 से कर दो, और भाग दे दो किससे, 24 से। फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18.5 सेकंड आ जाएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसमें और कुछ तो पूछ नहीं रहा है, सिंपल सा पूछ रहा है। अगर यहाँ होता कि 48 मीटर कर दें लंबा प्लेटफॉर्म, 48 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म कर दें, तो इसका उत्तर क्या आता, 24 सेकंड। लेकिन पूछ क्या रहा है, एग्जैक्ट सीधा डबल सीक्वेंस में तो दिया नहीं ना। यदि इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को 24 मीटर से बढ़ाकर कर दिया जाए 37 मीटर, तो इसे पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, 37 इंटू करिए कितना, 12, और भाग कर दीजिए कितने से, 24 से, जो मूल था। इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, 18.5 सेकंड। यही ट्रिक है, और समय बचाना है तो आपको इसी तरह से निकालना पड़ेगा। यदि ऐसा चाहिए, नीचे दी गई संख्याओं की सीरीज किसी एक विशेष संबंध से एक दूसरे से जुड़ी है। इनमें से आगे आने वाली लुप्त संख्या की आपको पहचान करनी है। 130, 68, फिर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ कोई संख्या आएगी, फिर 10 है, फिर 2 है। किस तरह से लिखा गया है इनको, देखिए अधिकतर नंबर सिस्टम में सीरीज़ बनाने में क्या होता है, वही गुणा भाग, लेकिन अगर डबल हो रहा है तो क्या हो रहा होगा उसका, सीधे डबल जा रही है संख्या, चाहे इस तरह से तो डबल ही जा रही है ना, डबल ट्रिपल तक जा रही है, तो वही स्क्वायर या क्यूब का फंडा लग रहा होगा अगर संख्या ज़्यादा बड़ी है, या फिर मल्टीपल बन रहा होगा उसका।
तो देखिए इस तरह से करिए, इसको इधर से लें या इधर से लें, चलिए इधर से ले लेते हैं, एक तरफ से उल्टा कर लेते हैं ना, इधर से छोटी संख्या ले लेते हैं, क्या होगा यहाँ पर। चलिए इधर से आते हैं, देखिए 130 के बाद 168, 5 का कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का 125 होता है ना। अब 125 में जब आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। फिर 5 से छोटी संख्या क्या होती है, बड़ा तो हो नहीं रहा नंबर, कम हो रहा है ना, फिर 4 लेते हैं, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का 64 होता है ना, फिर 4 में 64 प्लस करोगे तो कितना होगा, 68 हो जाएगा। फिर उसके नीचे कौन सी, 3 का कितना होता है, 27 होता है, 27 में 3 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह से और कम कर लो, 2 का कितना होता है, 8 होता है, 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 2 से कम क्या होती है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना। अब 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। तो पता चला इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसी तरह से देते हैं सवाल 30 आ जाएगा। बस ये है कि माइंड में कितनी जल्दी क्लिक कर जाए ताकि आपका समय बच जाए वहाँ एग्ज़ाम हॉल में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। यदि एक्सिस को बी एक्स के वी से लिखा जाता है और फ्रॉम को जी आर क्यू पे लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डोर को क्या लिखा जाएगा, इनमें से बताइए। सोचिए कैसे जोड़ा गया है इनको। देखिए एक के बाद आया बी, बी के एक्स का एक्स ही लिख दिया इन्होंने, एस आई का के कर दिया और एस का वी कर दिया। तो चलिए जोड़ कर देखते हैं। देखिए ए के बाद बी यानी एक की बढ़ोतरी हो रही है, एक्स को एक्स ही लिख रहा है, 0 की बढ़ोतरी। अब आई के बाद आता है जे, लेकिन जे की जगह इन्होंने लिखा है के, तो 2 नंबर। और एस के बाद आता है टी यू वी यानी टी एस टी यू वी, तीसरा नंबर है। अब ये ट्रिक के अगले वाले में लग रही है, देखते हैं। एफ़ के बाद आता है, एफ़ के बाद जी सही है, आर का सेम आर लिख दिया इन्होंने। ओ के बाद पी आता है, क्यू 2 हो गया है, 3 आना चाहिए, तो एम एन ओ पी, हाँ ये सही है, यही सीक्वेंस मिल गया हमको। तो डोर का डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, और ओ का ओ आएगा, सेम का सेम हो रहा है ना। फिर ओ के बाद पी क्यू आना चाहिए यहाँ पर, तो 102। अब यहाँ थर्ड नंबर पे जाना चाहिए, अगला नंबर, यानी आर एस टी और यू, तो ये यू, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। ई ओ क्यू यू क्या हो जाएगा, ई ओ क्यू यू। तो देखिए बी है इसका आंसर। तो ये 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट इसी सेट के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना कम से कम 2 बार। और क्वालिफाइंग है, 66 मार्क्स लाने हैं अगर आपको पेपर 1 की कॉपी चेक करानी है तो। पेपर 1 मतलब जीएस की कॉपी चेक करानी है तो उसमें 100 प्रश्न आते हैं, इसमें 80 प्रश्न आते हैं। तो 80 में से आपको कम से कम 27-30 तक सही करने हैं 66 लाने के लिए। एग्जैक्ट मत करना क्योंकि बड़े बड़े सूरमा जो हैं वो गलत हो जाते हैं। तो कम से कम 40-45 तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेंगे, क्योंकि कुछ गलत भी हो जाए तो कम से कम 66 तक आकर तो रुको। और बाकी जीएस पेपर 1 में 50 प्लस थोड़े रहते हैं तो क्वालिफाइड करने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब 50 तो होने चाहिए कट पिट कर क्वेश्चन आपके 100 में से, तो 50 के कितने, 100 अंक तो हो गए ना। चलिए धन्यवाद, इसकी प्रैक्टिस कर लेना 1 से 2 बार।